चाहूँगा कि ये बहुत सालों के बाद ये उनकी मेहनत शायद रंग ला रही है, और धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूँ कि लोकसभा में जितनी हड़बड़ी में ये बिल पास हुआ, कम से कम राज्यसभा में इस बिल को डिस्कशन का पूरा मौका मिल रहा है। हालांकि इस बिल को सपोर्ट करना ना करना एक इनकॉन्सिक्वेंशियल सी बात हो गई, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इसको सब सपोर्ट कर रही हैं। फिर भी मैं मंत्री जी के ध्यानार्थ कुछ चीजों को लाना चाहता हूँ। साहब, जब हम लोग स्कूल में रहते हैं और हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे होते हैं, तब ईस्ट इंडिया कंपनी और ये कंपनी वर्ड सबसे पहली बार हम लोगों के ध्यान में आता है। मगर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ये कंपनी वर्ड हम लोगों के डिक्शनरी और एजुकेशन से दूर हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं मंत्री जी से ये चाहूंगा कि ये जो नया एक्ट आ रहा है और ये जो इतना इसमें व्यापक चेंजेस हैं, ये चेंजेस को कम से कम लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को इसके बारे में एजुकेशन दिया जाए, और खासकर स्टूडेंट्स को जो कि आज यंग एंटरप्रेन्योर्स बनने जाते हैं, वो उनको थोड़ी सी इसके बारे में मदद और वो मिलनी चाहिए। दूसरा साहब, मैं ये बिल ध्यान से पढ़ रहा था, मैंने कई बार पढ़ा, कई एंगल से पढ़ा, मगर एंटरप्रेन्योर को एनकरेजमेंट मिलने वाला काम कहीं पर मुझे इस बिल में नहीं नजर आया। अगर आप इस पर कुछ ध्यानात कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दूसरा, इस बिल को पढ़ते पढ़ते एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ऐसे ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए कंप्लायंस का कॉस्ट और कंप्लायंस के तरीके दोनों इतने बढ़ जाएंगे कि उनके लिए अपना काम छोड़कर सारा एनर्जी कंप्लायंस में और उसमें रेगुलेशन में लग जाएगा। उनके लिए कोई अगर सिंप्लीफिकेशन हो सके, उनके लिए कोई अगर आसान तरीका बनाया जा सके, तो ये जरूर अच्छा रहेगा सबके लिए, सबको बेनिफिट रहेगा इसके। सर, कंपनियां बैंकरप्ट भी हो रही है, बंद भी हो रही है, नई चालू भी हो रही हैं, इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सर, मैं ये बिल ध्यान से पढ़ रहा था और एक चीज पर आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करीब 390 बार द वर्ड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड आया है। सर, ये बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे सवाल खड़ा कर देता है। अगर थोड़ी क्लैरिटी रहती इन चीजों पर, या इन चीजों को कैसे हम लोगों को जानकारी मिलेगी, तो हम लोगों के लिए अच्छा रहता, लोगों के लिए भी अच्छा रहता, क्योंकि इससे और ज्यादा रूल्स बनाने के टाइम पर और ज्यादा एम्बिग्विटी और ज्यादा क्लैरिफिकेशन और वो सब चाहिएगा। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आपका हक है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, मगर एग्जीक्यूटिव बहुत बार इसको मिसयूज करता हुआ भी नजर आता है। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस पोर्शन पर भी ध्यान दें। दूसरा, ये आज कई एक्ट में कंपनियों को अलग अलग तरह से डेटा दिया जाता है, तो मेरे यहाँ दो सुझाव है कि अगर जहां जैसे आज सेल्स टैक्स का रिटर्न है, इनकम टैक्स, वो सारे एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा बना देना चाहिए, सारे एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा बना देना चाहिए, ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को ये पता चले कि कंपनी क्या क्या अलग अलग जगह क्या क्या दे रही है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि एक जगह एक डेटा दिया जाता है, दूसरी जगह दूसरा डेटा दिया जाता है, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर बेचारा ठगा जाता है। दूसरा, एम्बिग्विटी बोल के बहुत जगह आती है कि क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीजें रहती है, अलग अलग एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन रहता है, तो हम चाहेंगे कि अगर उस सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए किसी भी तरीके से। CSR के लिए मेरे बंधु लोग बोल चुके हैं, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, माइनॉरिटीज हैं, उन सब के लिए थोड़ा सा CSR का प्रावधान करना चाहिए। और माननीय मणिशंकर जी की बात को मैं एकदम सहमत हूं कि आप डूज एंड डोंट्स बता दें, तो कंपनियों को भी आसान रहेगा कि क्या CSR में वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सर, डेप्रिसिएशन पर एंगल आपका ध्यान लाना चाहूंगा। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलग होता है, बैलेंस शीट और कंपनीज एक्ट में अलग होता है। इससे हर बार कंफ्यूजन पैदा होती है और हर बार बहुत तकलीफें सबको उठानी पड़ती है, बहुत लिटिगेशन होता है। इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित है कि अगर इस डायरेक्शन में भी आप कुछ कर सकें, तो ये कई लोगों को उसका बहुत भलाई, बहुत फायदा होगा। सर, सिख यूनिट्स के लिए आपने बहुत अच्छा किया, उसके लिए आपको बधाई देता हूं, मगर इसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी चाहिए कि बहुत बार आदमी आदतन सिख नहीं होता, मजबूरी और हालात और परिस्थितियों के कारण सिख हो जाता है। उसको थोड़ा सा वहां पर अगर ये हो कि बैंक्स या जो भी उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो सब देख के करें। सर, 1% कंपनी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है, तो अगर ये क्लैरिटी हम लोगों को कब और कैसे मिलेगी ये पता चल जाए तो थोड़ा सा संतोष हो जाएगा हम लोगों को।
दूसरा सर, ये NFRA जो आप लाना चाह रहे हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और इससे ICAI तो ये क्या दोनों चलेंगी, कब कौन खत्म होगा, इन सब के बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इन सब चीजों पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाता तो लोगों को आसानी रहती है पता करने के लिए कि आगे कब कहां कैसे क्या करना है। Save Andhra Pradesh. Save Andhra Pradesh. We need justice. दूसरा सर, कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में मैं कहना चाहूंगा एक पॉइंट, यहाँ लिटिगेशन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि नए केस बहुत ज्यादा फाइल हो रहे हैं, पुराने केस डिस्पोज नहीं हो रहे हैं। आप नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बना रहे हैं और इसमें भी एग्जिस्टिंग एक्ट के नए एक्ट के हिसाब से पुराने केसेस ट्राई किए जाएंगे। ये कैसे होगा ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, शायद आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। मगर हम चाहेंगे कि जो बड़े सत्यम टाइप के केस होते हैं या कोई भी बड़े केस होते हैं, इनको कोई फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म में डाला जाए ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और जो आम पब्लिक इफेक्टेड होती है बड़े बड़े केसों से, उनको भी राहत मिल सके। सर, ऑडिटर जो है, हमारे यहाँ एक नियम है कि अपने डीपेस्ट सीक्रेट आदमी या तो अपनी वाइफ को बताता है या ऑडिटर को या लॉयर को। ऑडिटर बार बार बदलना एक अच्छा सुझाव है, मगर इसको भी इस तरीके से करना चाहिए कि हम ऑडिटर के ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऑडिट करते वक्त हमारे कंपनी के जो सीक्रेट्स उसको पता चले, उसको वो प्रोटेक्ट करे, ये नहीं कि उसको बाजार में कभी बेच दे या कुछ करे। वो जिम्मेदारी उसके ऊपर जो है इस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं की जाती। सर, इसी के साथ टू मोर मिनट्स सर, फिनिश। थैंक यू। 2 more minutes.